हेलो दोस्तों, फ्री क्लासेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 के विज्ञान विषय के अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। फसल उत्पादन कैसे किया जाए एवं उनका प्रबंध कैसे किया जाए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फसल उत्पादन के लिए क्या क्या जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनके प्रबंध के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उन सभी के बारे में भी हम लोग इस अध्याय में देखेंगे। तो फसल उत्पादन एवं प्रबंध को हम लोग अंग्रेजी में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कहते हैं। अगर आपको 6th क्लास या 7th क्लास के एनसीईआरटी के सभी विषयों को पढ़ना है और आप देखना चाहते हैं सभी अध्यायों को, तो आप हमारे YouTube चैनल फ्री क्लासेज 504 पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ उन्हें लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए आज हम अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में देखते हैं। हमसे क्या कह रहा है, ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। ग्रीष्म अवकाश होते हैं कि जब हम के गर्मियों को छुट्टी मिलती है। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। अवकाश का मतलब क्या हो जाता है, छुट्टी। और ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी। जब हमें गर्मी के दिनों में छुट्टी मिलती है तो हमारा क्या कहलाता है, ग्रीष्म अवकाश कहलाता है, अवकाश। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। जहाँ भी आपको ग्रीष्म अवकाश लिखा रहे या शीत अवकाश लिखा रहे तो हम लोग समझेंगे कि ठंडा के दिनों की छुट्टी को शीत अवकाश कहते हैं, गर्मियों की छुट्टी को हम लोग ग्रीष्म अवकाश कहते हैं। उनके चाचा एक किसान थे। जो पहेली और बूझे के चाचा थे वो क्या थे, तो एक किसान थे। किसान वो होते हैं जो खेती करते हैं या खेतों पर आश्रित होते हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, फल। आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि सभी जीवों को जीने के लिए या अपने जैविक परिक्रम करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है। मनुष्य सहित सभी जो जंतु होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए जंतु और मनुष्य को हम लोग परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, परपोषी बोल देते हैं। तो वो खुद स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? तो हम जानते हैं कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं, तो हमें शरीर में भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है, जो हमारे जो विभिन्न जैविक प्रक्रम होते हैं उसमें उसका उपयोग होता है। आप जानते हैं कि सभी भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। जो हम लोग होते हैं वो अपना भोजन जो होता है पौधे अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। तो जो भोजन होते हैं उनका 3 मुख्य चरण हो सकते हैं, जैसा कि उत्पादन, नियमित उत्पादन हो। जैसे हर किसी को भोजन की आवश्यकता होती है, इसके लिए क्या होना चाहिए, तो नियमित उत्पादन होना चाहिए। मैंने लगातार हम लोग उत्पादन करेंगे तभी उसको हम लोग ग्रहण कर। उसके बाद क्या होता है कि उचित प्रबंध, उनके लिए उचित प्रबंध करना चाहिए ताकि वो सेफ रह सके, सुरक्षित रह सके, ताकि हमको आने वाले समय में हम उसको अच्छे से यूज कर सके। वितरण का मतलब होता है बंटवारा। उसको किस तरह से बांटा जाए, किस तरह से वितरित किया जाए कि वो सब लोगों तक पहुँचे। अब हम 1.1 में कृषि पद्धति के बारे में हम लोग देखते हैं। कृषि पद्धति को हम लोग एग्रीकल्चर सिस्टम भी बोलते हैं। लगभग 10,000 ईसा पूर्व, यहाँ आता है ईसा पूर्व, तो ईसा पूर्व का हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले जो ईसा मसीह थे वो क्रिश्चियन के पैगंबर माने जाते हैं, उनको आस्था है। तो ये बिफोर क्रिस्ट मैंने ईसा के जन्म से जो पूर्व में घटनाएं हुई हैं वो क्या कहलाता है, ईसा पूर्व कहलाता है। और ये ईस्वी होता है। तो ईस्वी जो होता है कि ईसा के जन्म से जो साल शुरुआत होते हैं उसे क्या कहलाते हैं,
तो ईस्वी कहलाते हैं, और उनके जन्म के जो पूर्व घटनाएं होती हैं वो ईसा पूर्व कहलाते हैं। तो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक मनुष्य जो थे कि क्या थे, घुमंतु थे। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते थे, आखेट करते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे, घूमते रहते थे। जो मनुष्य थे वो घुमंतु थे, और वो भोजन की तलाश में या आवास की तलाश में एक समूह से दूसरे समूह तक विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। वे जो थे कि कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना आरंभ किया। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। और जिस तरह से कालखंड आगे की तरफ चलता गया तो उन्होंने खेती करना भी सीखा, चावल उगाना भी सीखा, गेहूं उगाना भी सीखा, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। इसी प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कृषि का प्रारंभ जो था कि साक्ष्यों के आधार पर सबसे पहले हमें मेहरगढ़ में मिलता है। कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ में मिलता है, जो अभी पाकिस्तान में है। जो अभी कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है। ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में स्थित है। यहाँ से लगभग 8,000 ईसा पूर्व खेती के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन तत्कालिक साक्ष्यों के आधार पर जो सबसे पुराना है वो हमारा कोल्डिहवा से मिला है। कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से, जो यूपी में स्थित है। यहाँ 7,000 ईसा पूर्व तक का अभी प्रमाण मिला है। यहाँ चावल का प्रमाण मिला है। कोल्डिहवा में किसका प्रमाण मिला है? तो चावल का प्रमाण मिला है। मेहरगढ़, ईरान, जो जौ है वो हमें कहाँ देखे गया था? तो ईरान की जौ में जो है कि ईरान में खेती देखी गई थी। गेहूं जो है कि मेहरगढ़ में प्रमाण मिलता है। जब एक किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जब हम एक ही किस्म के पौधों को किसी बड़े पैमाने पर उगाएंगे तो क्या कहलाते हैं? फसल कहलाते हैं, या इसे हम लोग अंग्रेजी में क्रॉप भी बोलते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हो। अगर गेहूं की फसल का अर्थ क्या होता है तो उस गेहूं की खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे जो होने चाहिए वो गेहूं के ही होने चाहिए। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं। जो फसल होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि अन्न, सब्जी एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायुवीय परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। जैसे हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं कि भारत जो होते हैं एक विशाल देश है, जहाँ पर हर जगह अलग अलग तापमान, आर्द्रता और वर्षा पाई जाती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारी उत्तरी छोर में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तो ये एरियाएँ जो है कि यहाँ ज़्यादा शीत रहती है, ज़्यादा समय में शीत रहती है। तो यहाँ की जो मौसम है, परिस्थितियाँ हैं वो अलग है। लेकिन जैसे ही हम लोग मिडिल भारत में आते हैं तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है। राजस्थान साइड में देख सकते हैं, एमपी में, यूपी में भी कुछ इलाकों में तो वहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, तो वहाँ की परिस्थितियाँ अलग है। लेकिन जैसे ही हम लोग साउथ साइड में आते हैं तो वहाँ और अधिक गर्मी पड़ती है नमी के साथ, ठीक है। तो वहाँ आर्द्रता भी ज़्यादा है, तो यहाँ अलग मौसम है। तो हम कह सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जलवायुवीय परिस्थितियाँ पाई जाती है, जो सभी प्रकार के फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हर जलवायु परिस्थितियों में अलग अलग के फसल उगाए जाते हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्ग में बांटा जाता है। इन सभी विविधता के बावजूद भी फसलों को जो होते हैं कि आमतौर पर हम लोग दो वर्गों में बांटा जाता है। एक हमारा होता है खरीफ फसल, और दूसरा होता है रबी फसल। दूसरा हमारा क्या हो जाता है? रबी फसल। तो रबी फसल, खरीफ फसल क्या होते हैं, रबी फसल क्या होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। जो खरीफ फसल है
वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, वह फसल जिन्हें हम लोग वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। ये जो सभी हैं वो क्या हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि खरीफ फसल में धान आते हैं, मक्का आते हैं, सोयाबीन आते हैं, मूंगफली, कपास, ये सभी क्या है तो खरीफ फसलें हैं। तो वर्षा ऋतु की महीना हम लोग को कब से आती है, तो जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु की महीनाएं रहती है। तो जो वर्षा ऋतु में फसल बोए जाएंगे वो खरीफ फसल होते हैं। अब हम आगे देखते हैं रबी फसल को। तो रबी फसल शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं, रबी फसलें कहते हैं। रबी जो शीत ऋतु है कब से कब तक होती है, रबी फसलें की जो पीरियड है कब से कब तक होता है, तो अक्टूबर से मार्च तक। चना, गेहूँ, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। जो हम लोग देखते हैं तो हमारा गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सभी जो है कि रबी फसल के उदाहरण है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में भी उगाई जाती है। दाल और सब्जियां भी जो होती है वो हम लोग देखते हैं कि कई जगहों पर ग्रीष्म काल में ही उगाई जाती है। अब हम लोग आगे आधारिक फसल पत्ती, जो हमारा आधारिक फसल पत्ती क्या है उसको हम लोग देखते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। जो सामयिक अवधि होते हैं तो जो फसल का जो पीरियड है जितना समय है उसी में जो क्रियाकलाप किया जाता करना चाहिए। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति है जो आगे दिए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो कृषि पद्धति क्या होती है, तो एक समसामयिक अवधि में जो किसानों द्वारा फसल उगाने के लिए जो क्रियाकलाप किए जाते हैं वो हमारा कृषि पद्धति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृषि पद्धति कहलाते हैं। तो कृषि पद्धति के जो होते हैं कि मेनली बहुत बिंदु होते हैं उनको हम लोग देखते हैं कि कृषि पद्धति में क्या क्या करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि पहले हमें सबसे पहले कृषि पद्धति में मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। तो मिट्टी को तैयार करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें बुआई करते हैं, माने उचित बीजों को उसमें डालते हैं। उचित बीज को डालने के बाद हम लोग उसमें खाद, उस पौधे को ग्रो के लिए जो बीज जो होते हैं बुआई के समय जो बीज हम डालते हैं वो कुछ समय अंतराल के बाद वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं। तो उनको बेहतर तरीके से और ग्रो करे, अधिक हमको फसल प्राप्त हो, तो उनमें खाद एवं उर्वरक देते रहते हैं। खाद उर्वरक के साथ साथ हम लोग सिंचाई भी करते हैं ताकि उसे उचित मात्रा में जल मिल सके। अब उचित मात्रा में जल के बाद हम देखते हैं कि खरपतवार से भी सुरक्षा करना चाहिए। अगर हम खरपतवार से सुरक्षा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये पौधे के साथ साथ खरपतवार भी ग्रो करने लगेंगे और जो ग्रो पौधे को मिलना चाहिए वो खरपतवार को भी मिलेंगे। इस तरह से क्या होता है कि दोनों का ग्रो जो होता है कि बहुत कम हो जाता है अपेक्षाकृत। तो हमें इसलिए खरपतवार को हटा देते हैं ताकि पौधे का ग्रोथ ज़्यादा हो और वो ज़्यादा फसल का उत्पादन कर सके। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे छठा चरण होता है कटाई। जब पौधे ग्रो कर जाते हैं और अच्छे फसल हो जाते हैं और वो सूखने लगते हैं तो उसकी हम लोग कटाई करते हैं। कटाई के बाद जो होते हैं उसका हम लोग भंडारण करते हैं। अब हम एक एक बिंदुओं को देखते हैं और उसे बेहतर तरीके से समझते हैं कि हमें मिट्टी तैयार कैसे करना चाहिए, बुआई कैसे करना चाहिए, खाद एवं उर्वरक किस प्रकार का देना है, सिंचाई कैसे करना है, खरपतवार से सुरक्षा कैसे करना है, कटाई कैसे करना है और उनका उचित भंडारण कैसे किया जाए, इस सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम 1.3 में देखते हैं मिट्टी तैयार करना। क्या, मिट्टी तैयार करना, कि मिट्टी को तैयार कैसे करना है। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है। जब हम फसल उगाते हैं तो सबसे पहले उस मिट्टी को तैयार करना हमारा प्रथम चरण कहलाता है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अगर मिट्टी है तो उसको पलटना या उसका पोला बनाना कृषि का महत्वपूर्ण कार्य है। इससे
जड़ें भूमि के गहराई तक जा सकती है। जब हम मिट्टी को पोला करते हैं तो क्या होती है कि जो बीज के जड़ें होती है वो भूमि के एक गहराई तक जाती है, जो उचित मात्रा में वो भूमि के अंदर से खनिज लवण को अवशोषित करती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती है। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक करती है। जो हमारी पोली मिट्टी होती है वो मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं। जो केंचुए होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं वो किसानों के मित्र कहे जाते हैं, क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पोला करते हैं। जो केंचुए और सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी को पलट कर और पोला कर देते हैं। इसीलिए जो सूक्ष्म जीव और केंचुए होते हैं उन्हें किसान का मित्र कहा जाता है। तथा ये जो पलट कर ह्यूमस भी बना देते हैं, मिट्टी को क्या उचित ह्यूमस भी प्रोवाइड कर देते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। जो मृत जीव होते हैं वो पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं। इस तरह से जो मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। यह पोषक पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। ये जो पोषक होते हैं वो पौधे उन्हें अवशोषित कर लेते हैं, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ ही सेंटीमीटर में मिट्टी की पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। जो ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर तक ही मिट्टी जो होती है वो पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। इसे उलटने, पलटने और पोला करने में पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। और इसे जब हम लोग उलटते पलटते हैं तो और पोला करते हैं तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं? ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं और इन्हीं पोषक पदार्थों का जो पौधे होते हैं उपयोग करते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब भी हम फसल उगाएं तो हमें मिट्टी को तैयार करना चाहिए और उलटना पलटना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि पौधे का उचित ग्रो हो सके, वृद्धि हो सके। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। मिट्टी को जब हम उलटते पलटते हैं या पोला करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। जुताई जो होती है कि हल द्वारा होती है, लेकिन आधुनिक तौर पर हम देखें तो ट्रैक्टर द्वारा भी जुताई होती है। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यह मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसमें पानी देने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर हम देखते हैं कि मिट्टी अगर बहुत सूखी है तो इसमें जुताई से पहले हमको पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल, जैसे पाटल का काम क्या होता है? तो पाटल द्वारा बड़े बड़े ढेले को हम लोग समतल भूमि में कर देते हैं। जैसे खेती को हम लोग क्या कर देंगे? समतल कर देंगे, ताकि वो समतल हो जाए, ताकि जो पौधे हो उससे समान जगहों पर वितरण किया जाए या बुआई की जा सके। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि बुआई और जुताई, सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। इससे सिंचाई में बहुत आसानी होती है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। पाटल एक तरह से हम लोग लोकल भाषा में इसे हेंगा भी बोलते हैं। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। कभी कभी हम देखते हैं कि जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। इससे क्या होता है? जुताई के समय जो खाद होते हैं वो मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। अब हम कृषि औजार को देखते हैं कि कृषि औजार क्या क्या है। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। अच्छी उपज के लिए मिट्टी को भुरभुरा करना बहुत ही आवश्यक है। भुरभुरा माने तोड़ लेना, उसको एक समझिए कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ ले, उसको भुरभुरा करना कहते हैं। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे कि हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर।
इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं हल। हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई एवं खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। तो हल का क्या कार्य है? तो हल का प्राचीन काल से ही जुताई के लिए, खाद उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार निकालने के लिए एवं मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। जो हल होते हैं वो मेनली लकड़ी के बने होते हैं, जिसे बैलों द्वारा के जोड़ी द्वारा अपने अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है। जो हल होते हैं उसमें मजबूत लोहे की एक तिकोनी पत्ती होती है, जिसे हम लोग फाल कहते हैं। क्या कहते हैं? फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है। जो हल का मुख्य भाग होता है वो लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। जो हल का मुख्य भाग होगा जो लंबी लकड़ी का बना होता है उसे क्या कहते हैं? तो हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है। इसके एक सिरे पर क्या होता है? तो हैंडल होता है, जिसे हम जैसे किसान पकड़कर चलाता है। तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। और दूसरा सिरा क्या होता है? तो जोत के डंडे से जुड़ा होता है। यह एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। जिसे क्या करते हैं? बैलों के गर्दन पर रख जाता है, जिसे एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। जैसा चित्र 1.1 में हम लोग देख सकते हैं। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की जगह ले रहा है। आजकल क्या होते हैं? तो लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी की जगह ले रहा है। अब हमारा आगे है कृषि औजार में कुदाल। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने, मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है। जैसा कि चित्र 1.1 में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? हल है। ये हमारा क्या है? तो इसे हम लोग हल बोलते हैं। ये हल है। ये क्या है? तो हमारा बैल हो गया। ये बैल है। इसको हम लोग जोत बोलते हैं। ये क्या है? तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है? तो जोत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो हमारा है, ये नीचे वाला भाग ये आप देख रहे हैं, ये हमारा फाल कहलाता है। क्या कहलाता है? फाल कहलाता है। और ये जो भाग होते हैं लंबे से, ये हल शाफ्ट कहलाता है। जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं, ये जो वाले भाग होते हैं ये क्या है? तो फाल है। ये जो है कि हल शाफ्ट है। और ये जो हमारे होते हैं, जो इसके गर्दन पर रखा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, वो जोत कहलाता है। अब हम लोग कुदाली को देख सकते हैं कि कुदाली क्या है। तो यहाँ देखिए, ये हमारा एक कुदाली का चित्र है जो ब्लेड की तरह कार्य करता है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। जो कुदाल होते हैं उसके दूसरा सिरा को तो पशुओं द्वारा खींचा जाता है। जैसा कि चित्र 1.1 में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? तो जोत है। ये जो आगे का पोर्शन है ये जोत है। ये जो लोहे की एक छड़ होती है ये हमारा हैंडल होता है। ये हम लोग जिसे पकड़ते हैं ये क्या होता है? तो मुड़ी हुई प्लेट होती है। यही क्या करती है? तो जोतने का कार्य करती है। अब हम आगे देखते हैं कल्टीवेटर। क्या? कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टरों द्वारा संचालित की जाती है। आजकल की जुताई जो क्या है? तो ट्रैक्टरों द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। श्रम का मतलब होता है यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं मेहनत। श्रम का मतलब क्या हो जाता है? तो मेहनत एवं समय दोनों की बचत होती है। जैसा कि हम चित्र 1.1 में देख सकते हैं, ये हमारा क्या है? तो ये हमारा कल्टीवेटर है। ये हमारा क्या है? ट्रैक्टर है और ये कल्टीवेटर है। कल्टीवेटर। अब हम आगे देखते हैं, हमारा 1.4 में क्या है? बुआई। तो बुआई को हम लोग देखते हैं। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण, जो बुआई होते हैं वो फसल उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ स्वस्थ बीजों का चयन किया जाना चाहिए। जब हम बुआई करने जाते हैं तो हमें ये इस बात का उचित से ध्यान रखना चाहिए कि हम उचित जो गुणवत्ता वाले बीज हो उसी का हम लोग उपयोग करें। किसान अब अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिक देता है। जो किसान होते हैं अधिक उपज देता है उन्हीं बीजों को वो प्राथमिकता देते हैं। बीजों का चयन कैसे करना है उसको हम लोग
देखते हैं। अब हम क्रियाकलाप 1.1 को देखते हैं और बीजों का चयन कैसे करें, उचित बीजों का, उसको हम लोग समझते हैं। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाता है वे हल्के या भारी हैं। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः जल पर तैरने लगते हैं। जो खोखले बीज होंगे, क्षतिग्रस्त या खोखले बीज होते हैं, इस कारण वो हल्के होते हैं, अतः वो जल में तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। अब हम परंपरागत जो औजार हैं वो क्या होते हैं उसे हम लोग देखते हैं। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। जो कीप जैसे हम लोग होते हैं, जिसे हम लोग तेल उल डालते थे जब हम लोग छोटे थे, किराना दुकान में गांव में रूरल एरिया में जाते थे, जब हम लोग खुला तेल लेते थे तो एक हमें कीप देता था और कीप के सहारे वो कीप को हम लोग बोतल में रखते थे और ऊपर से तेल डालने पर उसमें आसानी से इंटर कर जाता था बोतल में। तो उस प्रकार की ये आकृति थी। तो हम उम्मीद है आप लोग कीप समझते होंगे। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। अगर हम लोग बीज को क्या करते हैं, कीप में डाल देते हैं और ये डालने पर 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से यह धीरे धीरे गुजरता रहता है। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, तो ये हमारा कीप है। ये क्या है, हमारा कीप है। इसमें रखते हैं कीप में बीज को, और कीप क्या करता है, तो इसमें नुकीले छेद होते हैं 2-3, और ये धीरे धीरे बीज को क्या करता है, नीचे गहराई में भेद कर डाल देते हैं। जैसा कि चित्र 1.2 में देख सकते हैं बीज बोने के पारंपरिक तरीके। अब हम आगे देखते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढका जाए। यह सुनिश्चित करता है कि जो बुआई हो रहा है उसके बाद जो हो कि मिट्टी द्वारा बीज आसानी से ढक जाए, जिसे पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सके। जो बीजों को पक्षियाँ खाएंगे उससे उन्हें रोका जा सके। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत होती है। पौधे को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत आवश्यक है। जब पौधे धीरे धीरे वृद्धि करेंगे, बड़े होंगे, तो हमको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब पौधे जब ग्रो करे या अत्यधिक घने होने से रोके, अधिक घना ना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, बीज डालने के समय ही उनके बीज जो होना चाहिए वो उचित दूरी होना आवश्यक है। इससे पौधे को सूर्य का प्रकाश, पोषक, जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधे को निकालकर हटा दिया जाता है। और फिर भी अगर बीज बोने में आपको दिक्कत है तो क्या कीजिएगा, जब अधिक घना वृक्ष पौधे उगने लगे तो उनमें से 1-2 पौधे को हटा दीजिएगा, ये उचित है। अब हम 1.5 में देखते हैं खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद एवं उर्वरक कैसे मिलाए जाते हैं उन्हें हम देखते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है वे खाद कहलाते हैं या उर्वरक कहलाते हैं, दोनों एक ही कहलाते हैं। मिट्टी को फसल खनिज प्रदान करती है। जो मिट्टी है वो फसल को खनिज प्रदान करती है। यह पोषक पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है। कुछ किसान जो होते हैं, कुछ क्षेत्रों के किसान जो एक के बाद एक दूसरी फसल उगाता रहता है, खेत कभी भी खाली नहीं छोड़ता। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। यदि हम फसलों को लगातार उगाते रहते हैं तो मिट्टी में जो होती है वो पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस क्षति को पूरा करने के लिए हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, तो खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से
पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। अगर हम लोग कम खाद देंगे तो क्या होते हैं, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। खाद जो होते हैं एक जैविक पदार्थ है जो पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाता है तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देता है। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है और जो अपघटित पदार्थ होते हैं या बचते हैं वो खाद के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्ट अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। तो हमने कक्षा 6 में देखा था कि वर्मी कंपोस्ट और केंचुए कैसे खाद को अपघटित करके खाद बनाते हैं कार्बनिक पदार्थों को। तो आगे हम क्रियाकलाप 1.2 को देखते हैं। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोदित छांट लीजिए। अब एक गिलास अथवा ऐसे पात्र लीजिए, इन पर ए, बी एवं सी निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद मिलाइए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर इसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए बिना कुछ मिलाए। चित्र 3.1a। अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद इनकी वृद्धि को नोट कीजिए, जैसा कि चित्र 3.b में। अब हम देखते हैं कि चित्र 1.3a में प्रयोग की तैयारी। तो हमने एक गिलास लिया है, इसका नाम ए, बी, सी रख दिया है। एक में क्या करना है कि हमको बीज रखना है, बीज में उसके बाद खाद देना है। खाद जो समझ सकते हैं कि हमने देखा था कि अपघटित जो पदार्थ होते हैं जैविक क्रिया द्वारा, जैसे केंचुआ या वर्मी पोस्ट जो खाद है उसको डालेंगे। दूसरे में हमको क्या डालना है, तो वो मिट्टी डालना है और उसके बाद हम लोग यूरिया थोड़ा डालेंगे। तीसरे को हम लोग कुछ नहीं डालेंगे, मिट्टी डालेंगे और बीज डालकर रख देना है। उसके 7 से 10 दिनों बाद हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे और नोट करेंगे कि कितना वृद्धि हुआ या किसमें कम वृद्धि हुआ। क्या तीनों गिलासों के पौधे में वृद्धि की गति एक समान है? किस गिलास में पौधे की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधे में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। जो उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं, वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक का उत्पादन जो है कि फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। एनपीके को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इनके उपयोग पोटेशियम, इसको पोटास नहीं पोटेशियम है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। जब हम उर्वरक का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। ये जो अगर अत्यधिक हम लोग उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो ये जल प्रदूषण भी करते हैं। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए उर्वरकों का कम यूज करना चाहिए या उर्वरकों का यूज करना ही नहीं चाहिए। उसके स्थान पर हम लोगों को जैविक जो खाद होते हैं उसका यूज करना चाहिए। अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। या तो हमको जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए या जो 2 फसल होंगे उनके बीच में जो खेत को कुछ समय तक बिना कुछ उगाए क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ताकि वो अपना पोषक तत्व जो उनमें कमी है वो उनको ऑब्जर्व कर ले और वो अपनी मिट्टी की उर्वरता जो है कि फिर से बनाए रखे। खाद के उपयोग से मिट्टी के
गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। खाद का हम लोग उपयोग करते हैं तो खाद क्या करती है, मिट्टी के गठन में गड्ढा हो जाता है, जल अवशोषण की क्षमता क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएंगे, वो अधिक जल ऑब्जर्व करने लगती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है, जिससे मिट्टी को क्या होता है कि सभी पोषकों की पूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका फसल चक्रण है। मिट्टी में जो होता है कि वो सभी पोषकों की कैसे पूर्ति हो, उसका दूसरा क्या पहलू है, तरीका है, तो वो फसल चक्रण है। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। जो फसल चक्रण है तो वो क्या होते हैं, तो यह फसल के बाद जैसे एक फसल की, उसके बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे। जैसे हमने देखा था कि पहले जो उत्तर भारत में थे तो किसान क्या करते थे, फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता था। इससे क्या होता था, मिट्टी में जो नाइट्रोजन की पूर्ति जो थी वो होती रहती थी। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। ये क्या करते हैं, तो नाइट्रोजन पौधे को जो होते हैं वो नाइट्रेट फॉर्म में होते हैं, वो नाइट्रेट को तोड़कर नाइट्रोजन के रूप में पौधों को प्राप्त कराते हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधे की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाते हैं। ये जो क्या होते हैं, तो ये हमेशा फलीदार पौधे में पाए जाते हैं जिनसे फल उगते हैं। जैसे कि दाल आप देख सकते हैं, दाल में सोया, मटर, चना, ये सभी पौधे में पाए जाते हैं लेग्यूमिनस। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो वायुमंडल में हमारा 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, उसको ये ऑब्जर्व करके इसका स्थिरीकरण करते हैं। अब हम लोग सारणी 1.1 में देख सकते हैं उर्वरक एवं खाद में अंतर। उर्वरक और खाद में क्या क्या अंतर है उन्हें हम लोग देखते हैं। तो उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। जो उर्वरक होते हैं यह एक मानव निर्मित लवण है। तो हमने देखा था कि लवण क्या है, तो क्षार और जो अम्ल होते हैं उनसे मिलने से लवण बनता है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। लेकिन खाद क्या है, तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर या पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। जो उर्वरक होते हैं उसका उत्पादन कहाँ होता है, तो फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। और खाद कहाँ बनाई जाती है, तो खेतों में बनाई जाती है। मिट्टी से उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। जो उर्वरक होते हैं, खाद उर्वरक होते हैं, उनसे मिट्टी को ह्यूमस जो होता है कि वो प्राप्त नहीं होता है। लेकिन खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है, क्योंकि खाद में ह्यूमस जो है कि प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, लेकिन उर्वरक में नहीं होता है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। उर्वरक में देखते हैं कि जो नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, पोटेशियम होते हैं, ये सभी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि ये अपने आप जो है कि ये कंपनियों द्वारा, फैक्ट्रियों द्वारा बनाया जाता है। लेकिन जो खाद है कि वो अपने आप से बनता है। तो उन पादप के अवशेषों में अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में नहीं होगी तो खाद में भी पोषक जो होगा तुलनात्मक पोषक के रूप में कम ही होगा। साथ में 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ, अब हम खाद के क्या क्या लाभ हैं उसको देखते हैं। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। जो जैविक खाद होते हैं उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। जो मिट्टी की जल धारण क्षमता होती है उसमें क्या होती है, तो वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है। ये क्या करती है, तो मिट्टी को भुरभुरी कर देती है, क्योंकि इसमें केंचुए ये सभी के जो कंपोस्ट होते हैं, जो अवशेष होते हैं, वो जो मिट्टी को भुरभुरे कर देते हैं सूक्ष्म जीव एवं संरंध्र कर देते हैं। और मिट्टी को क्या करते हैं, संरंध्र कर देते हैं, ताकि पानी का जो रिसाव हो वो अच्छे तक जड़ की गहराई तक जा सके।
जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है और ये मिट्टी को भुरभुरे कर देते हैं, संरंध्र कर देते हैं। तो जल और गैस का विनिमय जो होता है कि आसानी से होता रहता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है और इस जैविक खाद से क्या होता है? मिट्टी का जो गठन है वो सुधर जाता है। अब हम 1.6 में सिंचाई के बारे में देखेंगे। इसको हम लोग अंग्रेजी इरिगेशन बोलते हैं। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सभी जीवों की जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ द्वारा जल का अवशोषण होता है। जो पौधे की जड़ें होती हैं उसका वो और जल का अवशोषण करते हैं, जिसके साथ खनिजों एवं उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। जो पौधे की जड़ें होते हैं वो जल का अवशोषण करते हैं और इन जल के अवशोषण के साथ साथ पौधे में जो खनिज होते हैं और उर्वरक होते हैं उनको भी वो अवशोषित कर लेते हैं। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जो पौधे होते हैं उसमें लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जो बीज का अंकुरण है वो ठंडे में नहीं हो सकता, शुष्क में नहीं हो सकता। इसीलिए जल का जो है कि बहुत ही पौधे के लिए आवश्यक होता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। जो जल में घुले हुए पोषक होते हैं उनका स्थानांतरण जो होता है कि पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल के लिए पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवाओं से रक्षा भी करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। अगर हमको स्वस्थ फसल में वृद्धि करना है या फसल में वृद्धि करना है तो हमें मिट्टी को हमेशा नम बनाए रखना होगा और नम बनाने के लिए हमेशा नियमित रूप से पानी देना आवश्यक हो जाता है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जब हम निश्चित समय पर खेतों में जल देते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी, ऋतुओं से भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो गर्मी में पानी देना अपेक्षाकृत जो होता है कि अधिक होता है, क्योंकि गर्मी के समय में जो पानी होते हैं जल वाष्पीकृत होकर वायु में चले जाते हैं या उड़ जाते हैं। तो इसीलिए गर्मी के दिनों में हमें अधिक पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। कि क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? तो हाँ, ये सही है। मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के क्या क्या स्रोत है अब हम उसे देखते हैं। कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल स्रोत हैं। ये सभी जो है कि क्या हैं? तो ये सभी जो हैं कि सिंचाई के स्रोत हैं। इन्हीं के द्वारा खेतों में सिंचाई की जाती है। सिंचाई के पारंपरिक तरीके, जो सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या हैं उसे अब हम लोग देखते हैं। कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। जैसे कि हम देख सकते हैं कुआं, झीलों एवं नहरों में जो उपलब्ध जल होते हैं उन्हें निकाल कर खेतों तक पहुंचाने के तरीके जो हैं कि सभी क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें हम देखते हैं कि अधिकतर जो मवेशी या मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं। अतः यह सस्ते हैं परंतु यह कम दक्ष है। ये सस्ते होते हैं लेकिन कम दक्ष हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सिंचाई के जो है विभिन्न पारंपरिक तरीके क्या क्या हैं। तो मोट या घिरनी, जैसे हम देख सकते हैं कि चित्र 1.4a में ये हमारा क्या है? मोट है। ये क्या है? मोट है। इसके द्वारा भी हम लोग सिंचाई करते हैं। हमारा दूसरा आता है चेन पंप। ये हमारा क्या है? देख सकते हैं तो 1.4b में हमारा ये है चेन पंप। इसके द्वारा क्या होता है? तो ये चेन के द्वारा हम लोग टानते हैं, पानी जो होता है कि नीचे से ये खींचकर खेतों तक पहुंचाता है। एक होता है हमारा ढेकली। ये क्या है? हमारा ढेकली। तो हम देख सकते हैं हमारा
1.4 सी में ये हमारा क्या है, ढेकली है। ढेकली में क्या है, तो ये एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, इसमें हम लोग एक बड़ी लकड़ी लगाते हैं और इसमें एक रस्सी के धागे के सहारे से बाल्टी डाल देते हैं और पीछे के साइड में, बैक साइड में हम लोग भारी चीज़ को बांध देते हैं। भारी चीज़ को बांध देते हैं, ये ऊपर ये नीचे आता है तो क्या होता है, ये जल को भर लेता है और जल को भर कर ये इस वजन पर हम लोग दबाते हैं तो ये जल को बाहर लेकर आ जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ढेकली कहलाता है। 4 में हम लोग रहट या उत्तोलक तंत्र द्वारा भी खेतों में सिंचाई करते हैं, जैसा कि चित्र 1.4 डी में देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा रहट का चित्र है। इससे हम लोग मूव करते हैं, ये हमको पानी भरकर किसानों को देता रहता है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। जो ज़मीन के अंदर से जब हम लोग जल खींचते हैं तो उसको जो हम लोग की पंप की सहायता से खींचते हैं या पंप का उपयोग करते हैं। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। जो पंप होते हैं उन्हें चलाने के लिए हम लोग डीजल का उपयोग या बायोगैस का या विद्युत या सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, जो सिंचाई की आधुनिक विधियाँ क्या क्या हैं, अब हम उन्हें देखते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्यापी से कर सकते हैं। जो सिंचाई होते हैं उनको जो आधुनिक जो विधियां हैं उनका उपयोग द्वारा जल का उपयोग जो होता है कि हम लोग मितव्यापी तरीके से भी कर सकते हैं। मुख्य विधियां क्या क्या है उनको हम लोग देखते हैं। पहला हमारा आता है छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकल सिस्टम। क्या आता है, छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकल सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम का, तो असमतल भूमि के, जो बराबर भूमि नहीं है, कभी ऊबड़ खाबड़ है, माने इस तरह का भूमि है, मान लीजिए ये हमारा इस तरह का भूमि है, तो ये हम भूमि देख रहे हैं कि क्या है, ऊबड़ खाबड़ है, कहीं गड्ढा है तो कहीं उठा हुआ है, कहीं फिर गड्ढा है तो कहीं उठा है। तो इस तरह का खेतों में हम लोग स्प्रिंकल सिस्टम का यूज करते हैं या छिड़काव तंत्र का यूज करते हैं, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। और ये भी हम ध्यान में रखते हैं कि जहाँ जल कम मात्रा में उपलब्ध है, ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाला नोजल लगे होते हैं। हम देखते हैं कि जो ये हमारा ऊर्ध्व पाइप होती है, इसको हम लोग लंबवत भी कह सकते हैं, ऊर्ध्व पाइप होती है। और इसमें जो होते हैं कि ऊपर में एक नोजल लगे होते हैं और नोजल में जो होते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। और जब पंप की सहायता से हम क्या करते हैं, जल को मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं और वो छिड़काव करने लगते हैं। इसका छिड़काव पौधे पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही, और इसका छिड़काव पौधे पर इस तरह से होती है जैसे ये वर्षा हो रही हो। छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती एवं अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। जो छिड़काव लॉन या कॉफ़ी की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कभी आपसे पूछ सकता है कि कॉफ़ी की खेती में किस तरह की सिंचाई की जाती है, तो छिड़काव किया जाता है या स्प्रिंकल सिस्टम द्वारा किया जाता है। अब हमारा दूसरा विधि है ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिस्टम। क्या होता है ड्रिप तंत्र या ड्रिप सिस्टम? इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में गिरता है। इसमें क्या होता है ड्रिप विधि में या ड्रिप तंत्र में, इसमें जल जो होते हैं कि बूंद बूंद करके सीधे पौधे की जड़ों में ही गिरते हैं, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा चित्र 1.5 में ये हमारा ड्रिप तंत्र है। ये हमारा क्या है, तो ड्रिप तंत्र है या इसको हम लोग ड्रिप सिस्टम भी बोलते हैं। ये क्या करता है न, कुओं से ये हमारा क्या हो गया, कुआं हो गया। कुएं में एक मोटर पंप लगे होते हैं। पंप ये पानी को नीचे से क्या करता है, खींचता है और इसको मेन पाइप में भेज देता है। मेन पाइप से जुड़े हुए अनेक छोटे छोटे पाइप होते हैं जो
क्या करते हैं, ये छोटे छोटे पाइप जो होते हैं कि डायरेक्ट पौधे के जड़ में ही पानी पहुंचाते हैं, बूंद बूंद करके गिराते रहते हैं। अब हम आगे देखते हैं हमारा 1.7 में खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार से हम लोग कैसे सुरक्षा करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। खेत में अन्य वांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। जो कुछ अवांछित पौधे होते हैं वो प्राकृतिक रूप से ही फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। इन अवांछित पौधों को हम लोग क्या कहते हैं, तो खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को हटाने का निराई कहते हैं। जो खरपतवार होते हैं हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक तत्व और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। जो खरपतवार होते हैं वे क्या करते हैं, तो जल के जो पोषक तत्व होते हैं उन और सूर्य के प्रकाश के से अब स्पर्धा करते हैं, कंपटीशन करके फसल की भी वृद्धि को कम कर देते हैं और उसके साथ साथ खरपतवार की वृद्धि बढ़ने लगती है। कुछ खरपतवार कटाई से भी बाधा डालते हैं और कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं कि जब हम फसल को काटते हैं तो उस समय वो हमें दिक्कत करते हैं या बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। और कुछ खरपतवार ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाना एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। फसल उगाने से पहले जब हम खेतों को जोतते हैं तो ये क्या करते हैं, ये खरपतवार को हटाने एवं उखाड़ने में हमारी मदद करते हैं। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार को हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से की जाती है। जो खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है वो खुरपी या हैरो से की जाती है। रसायन के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जब हम खरपतवार को हटाने के लिए रसायनों का उपयोग करते हैं या नियंत्रण के लिए उपयोग करते हैं, उन्हें हम लोग खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसा 2,2,4-D, ये सभी एग्जाम्पल है खरपतवार नाशी के। इन खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होता। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे की सहायता से खेतों में छिड़काव करते हैं। जैसे पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय पुष्पन एवं बीज बनने के पहले की खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं, हमारा 1.8 है कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। जब फसल पक जाती है और उसे हम लोग काटते हैं तो वो हमारा कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधे को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकाने में लगभग 3 से 4 महीने लगते हैं। एक अनाज फसल है, उसे पकने में कितने दिन लगते हैं, तो 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। यह जो कटाई जो होता है कि एक मशीन द्वारा किया जाता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टर बोलते हैं। तो चित्र 1.7 में ये क्या है, हमारा दरांती है या हंसिया भी बोलते हैं, और दूसरा एक मशीन द्वारा भी हम लोग काटते हैं तो उसे हम लोग हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना
इसे थ्रेसिंग कहते हैं। जब हम काटी गई फसल से बीजों और दानों को भूसे से अलग करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि हम लोग क्या होता है, एक थ्रेसर भी देखते हैं। ये थ्रेसिंग से ही थ्रेसर बना है वर्ड। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। ये जो कार्य होता है कि वो कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर संयुक्त रूप से रहते हैं। ये जो होता है कि संयुक्त रूप से काम करते हैं, तो जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसर का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं। जो छोटे किसान होते हैं वो क्या करते हैं, तो अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं, जिसे विनोइंग, इसे फटक कर अलग करना विनोइंग अलग करते हैं कहलाता है। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये हम देख सकते हैं, ये हमारा क्या है, तो फटकने वाली मशीन है, या इसे हम लोग विनोइंग मशीन भी बोलते हैं। अब कटाई पर्व है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खरी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छी समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे पोंगल हम लोग कहाँ देखते हैं, तो पोंगल जो हमारा है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल जो होता है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। बैसाखी जो है कि पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, तो पंजाब में मनाया जाता है। होली हम लोग देखते हैं तो नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। नॉर्थ इंडिया में जिसमें हमारा क्या जाता है, यूपी बिहार, दिल्ली कह सकते हैं, झारखंड, ये सभी मेनली जो होते हैं कि होली पर्व। अब तो ये हमारा देश वाइज पर्व भी है, मैंने पूरे देशों में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दिवाली जो होते हैं ये भी मेनली सभी देशों में हमारे राज्यों में मनाए जाते हैं। नाब्या हैं, बिहू हैं, तो बिहू जो है कि असम में मनाए जाते हैं। बिहू जो होते हैं असम में मनाए जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हम जो कटाई किए हैं और उसका जो थ्रेसिंग किए हैं और जो हमें अनाज प्राप्त हुए हैं उसका हम भंडारण कैसे करें। तो उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होगा। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है। परंतु जो हम लोग देखते हैं कि बीजों का अगर बड़े पैमाने पर भंडारण करना हो तो कहाँ किया जाता है, साइलो में या भंडारण गृह में, जिसे हम लोग कोल्ड स्टोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड स्टोर। जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। हम देखते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में हमारा क्या होता है, जो फसल होते हैं आलू, प्याज, ये सभी कहाँ रखा जाता है, तो कोल्ड स्टोर में रखा जाता है ताकि ये सुरक्षित रह सके। इन्हें समझ सकते हैं नमी वाले जगह में रखा जाता है ताकि उसमें कोई खराबी ना आए, वो सड़े गले नहीं। इसलिए आलू, प्याज जैसे अति को हम लोग कोल्ड स्टोर में रखते हैं। नीम की सूखी पत्तियों घर में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। जो नीम की जो पत्ती होती हैं उनका हम लोग घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग किया जाता है। बड़े भंडार गृहों में अनाज को
पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार किया जाता है। अब हम देखते हैं, जैसा कि देख सकते हैं चित्र 1.10 में ए में अनाज भंडारण हेतु साइलो, ये जो हमारा चित्र है ये क्या है, तो साइलो का चित्र दिया हुआ है। दूसरा हम लोग देखते हैं ये भंडारण गृह है जो बोरों में भर के, जूट के बोरों में भर के अनाज का भंडारण किया गया है। इसमें जो होता है कि रासायनिक जो उपचार होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। अब हम 1.10 जंतुओं से भोजन हम लोग देखते हैं कि जंतुओं से भोजन कैसे प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 1.3 अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित तालिकाओं को बनाकर उसे पूरा कीजिए। खाद्य पदार्थ स्रोत, जैसे कि दूध है तो दूध हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। इसी तरह से हम देख सकते हैं जो फल हैं, जो दूध हो गए, मीट हो गए, इस तरह की चीज़ें जो हैं कि कहाँ कहाँ से हमको मिलती है वो सभी की सारणी बना लेना है। इन सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधे की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। जो समुद्र तट के आसपास के क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उनका मुख्य आहार मछली होता है। मछली जो होता है कि उनका मुख्य आहार हो जाता है। पिछली कक्षाओं में पौधे से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं, लेकिन जब यही चीज़ हमें बड़े पैमाने पर करना पड़ता है तो हमारा क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। तो पशुपालन क्या है, तो हम कह सकते हैं घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे हम लोग पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है। मछली से हमें क्या मिलता है, तो मछली से हमें कॉड लीवर तेल मिलता है। ये याद रखिएगा, क्या मिलता है, तो कॉड लीवर तेल मिलता है जिसमें विटामिन डी की अधिक मात्रा पाई जाती है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी की अधिक मात्रा पाई जाती है। अब हम एक बार देखते हैं कि इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा है और क्या क्या देखा है। तो हमारा पहला बिंदु है कि अपनी बढ़ती हुई जनसंख्याओं को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। जो हमारी जनसंख्या है अगर वो धीरे धीरे बढ़ रही है तो सभी जनसंख्याओं को समान भोजन मिले, भोजन प्राप्त हो, प्रदान हो, तो उसके लिए हम लोग विशेष कृषि पद्धति को अपनाते हैं। एक विशेष तरह के कृषि पद्धति को अपनाते हैं ताकि हम फसल का उत्पादन जो हो कि बेहतर तरीके से और अधिक कर सके। दूसरा हमारा बिंदु है किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को फसल कहते हैं। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के जो पौधे होंगे वो फसल कहलाते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। जो मेनली हमारे देश भारत में है तो हमने देखा था कि जो कृषि को क्या होता है तो 2 भागों में हमने बांटा था। पहला था हमारा क्या, रबी, और दूसरा था क्या, खरीफ था। तो खरीफ जो थे वो गर्मी के दिनों में किया जाता है। गर्मी के दिनों में जो फसल किए जाते हैं जो वर्षा ऋतु के समय होते हैं। तो हमने देखा था कि धान, मक्का ये सभी जो थे क्या थे, तो खरीफ फसल थे। और ये मेनली जो थे ठंडे के समय में किया जाता है। जो इनका जून से सितंबर से लेकर मार्च तक हमने देखा था, अक्टूबर से मार्च तक का पीरियड था। और हमने ये भी देखा था कि इनमें मुख्यतः गेहूं की खेती की जाती है। हमने देखा था कि दलहन पौधे जो होते हैं वो गर्मी के दिनों में ही उगाए जाते हैं कई जगहों पे। आगे हमने देखा था कि जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। जो जुताई करते हैं तो उसे जुताई करके हम लोगों को मिट्टी को समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हल या पाटल का उपयोग किया जाता है। तो जोतने के लिए हम लोग किसका उपयोग किए थे, तो जोतने के लिए हम लोग देखे थे कि हमने हल का उपयोग किया था और भूमि को समतल करने के लिए हमने पाटल का उपयोग किया था। पाटल को हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में हेंगा भी बोलते हैं। आगे हमने देखा था कि बीजों को उचित गहराई
पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। हम जानते हैं कि जो हमें बीजों से अच्छे फसल प्राप्त हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उचित गहराई, जो बीज का उचित गहराई हो उसमें बोना चाहिए ताकि पक्षियों से रक्षा हो, उसे पक्षियाँ चुग न ले, और उनके जो बीज की दूरी होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए, उचित दूरी होनी चाहिए ताकि उनका ग्रोथ सामान्य हो सके। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके चुनकर हम लोग स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। इसके लिए हमने क्रियाकलाप भी किया था कि एक जो हमने पात्र लेंगे और उसमें क्या बीजों को डाल देंगे। जो खराब बीज होते हैं या खोखले बीज होते हैं वो पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लगते हैं, जबकि अच्छी बीज की क्वालिटी वाले बीज जो होते हैं कि वो पेंदी में बैठ जाते हैं। सीड ड्रिल की सहायता से हमने बुआई की थी। सीड ड्रिल की सहायता से हमने क्या की थी, बुआई की थी। इसमें देखा था कि ये कीप होते हैं, कीप में 2-3 नीचे की तरफ जो होते हैं कि लोहे के बने हुए सुराहीदार जो बीजों को उचित स्थान पर पहुंचा देते हैं, तो सीड ड्रिल। आगे हमने देखा था मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है। जो मिट्टी में होते हैं तो एक फसल उगने के बाद उनमें पोषकों की कमी हो जाती है, तो उनकी समृद्धि के लिए पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरकों के उपयोग से किया जाता है। तो हमने देखा था कि उन पोषक की पूर्ति के लिए हमने क्या, तो कार्बनिक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद होते हैं या उर्वरक का यूज किया था। जैसे उर्वरक में हमने देखा था कि यूरिया, पोटास, NPK माने नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम और हमारा था फॉस्फोरस। तो ये भी सभी हमने देखा था। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि हुई, और आजकल हम देख रहे हैं कि फसल की नई नई किस्में आ रही है जिससे रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत ही वृद्धि हुई है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। हमने देखा था कि उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना हमारा सिंचाई कहलाता था। इसे हम लोग अंग्रेजी में स्प्रिंकल भी बोले थे। तो हमने देखा था कि पारंपरिक जो सिंचाई के तरीके थे तो वो कुएं, नलकूपों, तालाबों, झरनों, नहर, नदियों से किया जाता था। लेकिन आधुनिक जो स्प्रिंकल सिस्टम है उसमें क्या क्या आ गए थे, तो हमने देखा था कि स्प्रिंकल था, ड्रिप सिस्टम था। जो स्प्रिंकल होते हैं वो वर्षा की तरफ जो पौधे को पानी सिंचाई करते हैं, और ड्रिप जो होते हैं कि वो पौधे के जड़ों तक ही पानी को पहुंचाते हैं। वो जहाँ ये जो चीज़ें हैं वो जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पर पानी की कमी हो वहाँ पे इस तरह की सिंचाई की जाती है। अब हमने आगे देखा था कि निराई में अवांछित माने जो जिनका जरूरी नहीं है एवं बिना उगाए पौधे को हटाया जाता है, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। तो निराई क्या है, तो खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया जो है कि निराई कहलाती है। तो निराई में जो होता है कि अवांछित या बिना उगाए पौधे उगाते हैं, जिन्हें हम लोग खरपतवार भी कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों से काटना। तो यहाँ पे कटाई का अर्थ क्या हो जाता है, तो कटाई का अर्थ होता है कि जब हम पक्की फसल को मशीनों या हाथों से काट लेते हैं तो वो कटाई कहलाता है। आगे हमने देखा था कि दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। जब हम दानों को भूसे से अलग करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। जो हमने देखा था कि ये जो होता है कि हार्वेस्टर्स में दोनों कंबाइंड होते हैं, जिसमें कटाई भी होता है और थ्रेसिंग भी थ्रेसर भी रहते हैं। हार्वेस्टिंग में क्या होता है, हार्वेस्टर्स में उसमें कटाई भी होते हैं और थ्रेसिंग, ये दोनों कंबाइंड मशीन होते हैं। आगे हमने देखा था बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्मजीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। जो बीज होते हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण जो होता है कि आवश्यक है। अगर उचित भंडारण हम नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, बीज जल्दी ही डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, जिसे हम लोग पशुपालन कहे थे। तो हमने देखा था कि पशुओं को पालकर भी हम लोग खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हमने पशुपालन कहा था। हमने ये भी देखा था कि जो पशुपालन हम लोग करते हैं तो जो स्रोत होते हैं, जैसे हमारे दूध का, मीट या मांस कह सकते हैं, मीट मांस का, और हमको घी, दही, ये सभी पशुओं के दूध से ही प्राप्त होते हैं।
ठीक है। जैसे वो हम लोग ऊन भी प्राप्त होते हैं, जब ऊन के समय में ऊनी कपड़े पहनते हैं तो पशु भी, पालतू पशु जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनसे भी पाल कर हमको खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं या पहनने के वस्त्र भी प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमारा प्रथम अध्याय फसल उत्पादन एवं प्रबंध समाप्त हो गया। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसी तरह के आपको और भी वीडियो को देखना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, सभी विषयों के वीडियो बनाए गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब अगर आपको लोगों को कोई भी दिक्कत हो इस विषय से रिलेटेड या किसी भी विषय से रिलेटेड तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उसे और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। अगर किसी वर्ड को समझने में भी दिक्कत हो रहा है या किसी चीज़ को, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।